हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबको स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और जो आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, वो एग्जाम भी अच्छे से दे रहे होंगे। जिसके भी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी जीडी के, उन सबको बेस्ट ऑफ लक, और जिनके हो चुके हैं उन सबको रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो भी एग्जाम देगा या दे चुका है उन सबको रिजल्ट के लिए भी और उनके एग्जाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। और आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। तो ये जो क्लास है हमारी, ये है आज के इतिहास की क्लास। तो आज के इतिहास की क्लास में हम क्या करते हैं, ये जो पूरी सीरीज चल रही है हमारी, 1 जनवरी को हमने स्टार्ट की थी सीरीज, और जब से लगातार चल रही है, हर दिन आई है, कोई दिन बीच में गैप नहीं गया है। तो आज क्या है? 26 जनवरी। तो जैसे जो डेट होती है ना जिस दिन, उस डेट को हमारा जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, जो हमारा इतिहास है, उसमें कोई भी ऐसी घटना होती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन सब घटनाओं को हम इसमें डिस्कस करते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आज के इतिहास की, 26 जनवरी की। ओके, 26 जनवरी के इतिहास में हमारे में क्या क्या हुआ था, तो हमारे देश के अंदर क्या क्या हुआ था, ये डिस्कस करते हैं। आज हम खाली देश के अंदर जो हमारी घटना हुई थी जरूर वो जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, आज अपने देश के बाद देश को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वैसे भी विदेश में कोई इंपॉर्टेंट घटना आज के दिन हुई नहीं थी एग्जाम के लायक, तो इस वजह से मैंने वो इंक्लूड भी नहीं किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देश के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी। पहली घटना थी आपकी 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया। तो कांग्रेस जो थी उस टाइम पे, कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में कांग्रेस को बनाया गया था। किसने बनाया था? ए.ओ. ह्यूम के नाम से है एक, उन्होंने बनाया था। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज थे, उन्होंने बनाया था किसको? कांग्रेस को, 1885 में। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के जितने भी लीडर थे ना, उन सबने क्या घोषित किया था कि आज जितने भी भारतीय हैं उन सबको अपना स्वतंत्र दिवस मनाना है। जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं ना, वही स्वतंत्र दिवस हमको बनाना है। कब? हमको बनाना है 26 जनवरी 1930 में। क्यों किया गया था ऐसा? देखिए, ऐसा इसलिए किया गया था कि जो कांग्रेस थी वो डायरेक्ट बात कर रही थी जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, जो आपकी जो अंग्रेज की गवर्नमेंट थी, उनसे शायद सीधे बात कर रही थी अंग्रेजी सरकार से। किस बारे में बात कर रही थी? कि अगर आप हमको आजादी नहीं दे रहे हो, ठीक है, अब वैसे तो हमको आजादी चाहिए, पर आप हमको अब आजादी नहीं दे रहे हो, जब तक आजादी नहीं दे रहे हो, कम से कम हमको डोमिनेंस स्टेटस तो दे दो। अब डोमिनेंस स्टेटस क्या होता है? डोमिनेंस स्टेटस मतलब ऐसे, मतलब हमको ऐसा कर दो कि हम सरकार अपनी बना सके, मतलब हमको एक ऑटोनोमस रीजन बना दो इंडिया को। कैसे? कि हम जो है सरकार अपनी बना सके और बाकी ऊपर के जो फैसले वो आप लोग। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जब हमको आजाद करोगे तो सारी पावर हमारे पास आ जाएगी। ऐसा जो है जो आपकी कांग्रेस थी ये बोल रही थी, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तो इस बात से परेशान हो गए, जब अंग्रेज नहीं मान रहे थे किसी भी चीज के लिए, बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं कर रहे थे, तो 19 दिसंबर और 1929 को 19 दिसंबर 1929 को क्या हुआ? ये जो आपकी कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी एक मीटिंग हुई। कहां पे? लाहौर में इसकी एक मीटिंग हुई। लाहौर जानते ना आप? लाहौर जो इस टाइम पे पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर, वो जब तो इंडिया का पार्ट था, तो उसकी मीटिंग हुई एक। ओके, तो उसकी मीटिंग हुई कब हुई? 19 दिसंबर 2029 को कांग्रेस की मीटिंग। तो इसमें जो है कांग्रेस के लीडर ने एक लॉ पास किया। ठीक है, क्या प्रपोजल पास किया? एक लॉ पास किया जिसमें क्या लिखा था? पूर्ण स्वराज। क्या लिखा था? पूर्ण स्वराज। स्वराज का मतलब होता है अपना राज, है ना? हमारा अपना राज होगा, तो ये स्वराज का मतलब हुआ पूर्ण, मतलब पूरी तरह। ठीक है, पूरी तरह हमारा राज होगा। ठीक है, जब वो जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो ये नहीं मान रही थी कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है, हम खाली गवर्नमेंट अपनी बना के, और जो इंटरनल मैटर्स है उनको हम देखेंगे, बाकी एक्सटर्नल चीज जो भी है उन सब पे मतलब राज आदि का रहेगा, लेकिन हम जो है अपनी गवर्नमेंट बना के अपने लोगों को ऑपरेट करेंगे, अपने लोगों को देखेंगे। लेकिन इसके लिए मान नहीं रही थी जो अंग्रेजी सरकार थी, तो इसलिए इससे परेशान होकर कांग्रेस ने क्या किया? जो आपका ये लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 19 दिसंबर 1929 को, 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज जो है घोषित किया। पूर्ण स्वराज का मतलब कि अब हमको ये नहीं चाहिए कि हमारी सरकार होगी, राज आप करोगे, अब हमको पूरी आजादी चाहिए, पूरा हम अपना राज चाहिए, अब आपसे कोई मतलब नहीं होगा हमको, अब हम इसके लिए काम करेंगे। और इसी के उपलक्ष्य में इस तारीख को, तो 19 दिसंबर 2029 को, तो वो जो है प्रपोजल पास किया गया, कांग्रेस ने पास किया। और फिर आपका 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 को पूरा जो भारत था, जितने भी लोग थे, उन सबको उनसे की गई, उन सबसे कहा गया कि आप जो है आज के दिन को हमारे दिन का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के उससे बनाओ। ठीक है, क्या आज ही के दिन हम स्वतंत्र हो गए?
ठीक है, अब हमको बस अपने आप को स्वतंत्र कराना है जल्दी जल्दी। आज का दिन जो है, आज से हमने स्वतंत्र होने की वो ली है, शपथ लिया, तो अब तो हम जो आज का जो दिन है हमारा स्वतंत्र दिवस है। ठीक है, तो ये था आज के दिन हुआ था 26 जनवरी 1930 को। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो कब आपका 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो घोषित हुआ। तो घोषित किया गया कि लोकतांत्रिक जो देश है। ठीक है, दूसरा, सॉरी गाइस, बाहर ढोल बज रहा है, पता नहीं कुछ है, शायद किसी की शादी वादी है, उसकी वजह से आवाज हो रही होगी। तो रुकिए, एक मिनट निकल जाने दीजिए इसको, फिर कंटिन्यू करते हैं। जब तक आप बोर्ड पे देख लीजिए, कोई चीज आपको देखनी है, जस्ट अ मिनट, बस निकल जाइए यहां से। हाँ चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या बता रहा था मैं आपको? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत को एक तो लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब एक लोकतांत्रिक देश जो है, ये इस चीज की घोषणा हुई कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा, जो भारत का संविधान था उसको लागू किया गया। जो भारत का संविधान था उसको आज के दिन लागू किया गया। ठीक है, आज कौन सा दिन है? आज क्या है? 26 जनवरी। ठीक है, और ये जो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को हम जो है रिपब्लिक डे, जो गणतंत्र दिवस बनाते हैं, ये इसी दिन से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमको एक तो लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया, हमने घोषित किया कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारा जो संविधान है उसको लागू कराया गया, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, हमारे संविधान को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं आपका आपका क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसलिए इसको आपका गणतंत्र दिवस बोला जाता है आज के दिन को। कब से शुरू हुआ है बनना? 26 जनवरी 1950 से दिन बनना शुरू हुआ। ठीक है, अब 26 जनवरी को ही क्यों, जो 26 जनवरी है, इसी दिन आपका जो ये आपका संविधान है, इसको क्यों लागू किया गया था? ये भी सोचने की बात है। क्योंकि जो हमारा, देखिए, अगर आप डेट पढ़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब जो संविधान दिवस होता है, वो कब बनता है? संविधान दिवस हमारा बनता है 29 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस। लेकिन हमारा संविधान जो लागू हुआ वो कब हुआ? 26 जनवरी को। ठीक है, तो जो हमारा संविधान दिवस बनता है वो बनता है 29 नवंबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा जो संविधान था ना, वो हमारा बन के तैयार हो गया था 29 नवंबर 1949 को। कितने को? 29 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन के तैयार हो गया था। ठीक है, हमारा संविधान तो बन के तैयार हो गया, लेकिन जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या बोला कि हमने 26 जनवरी 1930 को, ये ऊपर वाली जो मैंने घटना पढ़ाई थी, 26 जनवरी 1930 को घोषणा की थी कि हम जो है अपना जो देश है उसको स्वतंत्र मानेंगे आज से। ठीक है, इस चीज की घोषणा की थी ना, पूर्ण स्वतंत्र हो गया हमारा देश। तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन के उपलक्ष्य में हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ ही दिन की बात है, 2 महीने की बात नहीं बची, तो हम जो है इसको, मतलब 2 महीने के आसपास की बात है, तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब भी लागू करेंगे, उस दिन की जो महत्व है उसको भी उसमें जोड़ के। ठीक है, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, लेकिन बनके कब तैयार हो गया था? 29 नवंबर 1949 को। 29 नवंबर 1949 को, 29 नवंबर 1949 को बनके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान जो है तैयार हो गया था। इस दिन क्या हुआ था? जब 29 नवंबर 1949 को, 29 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कुछ जो थे, जो जरूरी कानून थे, उनको लागू कर दिया गया था, और पूरा जो संविधान था वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान जो लागू किया गया। फिर हम 29 नवंबर 1949 को कौन कौन से लागू किए थे ये पता होना चाहिए। देखिए, एक तो जो सिटीजनशिप है, मतलब नागरिकता वाला जो है, नागरिकता वाला जो कानून है, कहां से कहां तक आता है नागरिकता वाला कानून? 5 से 11 तक नागरिकता वाला। हमारे जो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, संविधान पढ़े, तो उसमें कहां से कहां तक आता है जो आपका नागरिकता वाला कानून है? 5 से लेकर 11 तक आते हैं आपके नागरिकता वाले कानून। तो ये लॉन्च किए गए, ये जो है लागू किए गए आज के दिन, ये 29 नवंबर 1949 को, 29 नवंबर 1949 को। दूसरा, इलेक्शन के लिए जो है, ठीक है, इलेक्शन कैसे कैसे होगा, ये सब जो पूरा प्रोसेस वगैरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो हमारे संविधान में लिखा है, इसको लागू किया गया। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या लागू की गई? पार्लियामेंट जो है, कि हमारी पार्लियामेंट कैसे बनेगी, पूरा जो हमारा संसद है वो कैसे कैसे तैयार होगा, क्या क्या उसमें चीजें होंगी, कैसे कैसे बहस होगी, कैसे कैसे बात चलेगी, ये सब, ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो 3 चीज हैं, ये 3 चीज 29 नवंबर 1949 मतलब 29 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई। और जो बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो बाकी पूरा संविधान था, वो कब लागू किया? 26 जनवरी
1950 को। फिर 26 जनवरी जो आपका 26 जनवरी है, इसी दिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 1930 में जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने हमारे देश को घोषित किया कि अब हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र है, हमारा देश पूरा आजाद है। ठीक है, जितने भी लोग थे हमारे देश के, जितने भी भारतीय हैं, उन सबसे अर्ज किया, उनसे अर्जी की कि आप जो है आज के दिन को 26 जनवरी को 1930 वाले दिन, 1930 सन में 26 जनवरी को अपना जो है इस दिन को आप इंडिपेंडेंस डे की तरह बनाओ, स्वतंत्र दिवस की तरह बनाओ। ओके, तो इसी वजह से ये जो दिन है 26 जनवरी 1930 वाला जो 26 जनवरी है, इसकी महत्वता को जो है सबको बताने के लिए ये जो हमारा संविधान है, इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान बनके कब तैयार हो गया था? हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 29 नवंबर 1949 को। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, मैंने यहाँ 2.1 डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि देखिए ये जो घटना हुई है, संविधान लागू हुआ है हमारा 1900, ये आपका 26 नवंबर 1950 को हुआ है। ये जो नीचे 3-4 घटनाएं जहां पे 1950 लगा है, लिखा है, इनको अलग करने की वजह से, मतलब अलग अलग पॉइंट डालू, उससे अच्छा मैंने एक ही से लिंक कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये सारे जो है एक ही साल में हुए और दिन तो एक चल रहा है 26। ओके, तो चलिए, तो 2.1 जो है ये पॉइंट क्या है हमारा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? एक तो पहला काम क्या होगा, हमारा संविधान लागू हुआ और हमने अपने आप को लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो घोषित किया। फिर दूसरा, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य जी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति बने। ओके, देखिए थोड़ा यहाँ पे बहुत पास और छोटा छोटा हो गया होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा डाटा हो रहा था, इसी वजह से मेरे को थोड़ा छोटा छोटा पास लिखना पड़ा। मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। ये जो 2.1 है, ऊपर तो बड़ा बड़ा ही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ 2.1 क्या है। 2.1 क्या है? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य जी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया और जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी। मैंने अभी आपको बताया था 1-2 दिन पहले भी, परसों बताया था 24 तारीख को, 24 जनवरी को क्या बताया था कि इनका नाम दिया गया कि इनको पहला राष्ट्रपति चुना जाएगा, और आज के दिन इनको पहला राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, कब बन गए? 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बन गए हमारे देश के। ठीक है, अभी गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य क्या है, इनके लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजगोपालाचार्य के लिए। पहले तो सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद जी। फिर कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। फिर इनके लिए पूछ सकते हैं राजगोपालाचार्य जी, इनके लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं राजगोपालाचार्य जी के लिए कि हमारे देश के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे अंतिम गवर्नर जनरल? राजगोपालाचार्य जी। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश के अंतिम और पहले और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी पूछ सकते हैं। तो सीधे ये भी पूछ सकते हैं हमारे देश के पहले इंडियन गवर्नर जनरल, मतलब भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये जो भी गवर्नर जनरल के बारे में पूछे, भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में, चाहे पहला पूछे चाहे आखिरी पूछे, कुछ भी पूछे, या खाली पूछ ले के कौन से गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल रहे, तो राजगोपालाचार्य हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी गवर्नर जनरल जो है, जो जिस भी भारतीय को मिला वो अकेले यही है जिनको पोस्ट मिली थी गवर्नर जनरल की। ओके, तो चलो मैं पूरा सिनेरियो बता देता हूँ गवर्नर जनरल की पोस्ट कैसे कैसे और इनसे पहले कौन कौन था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, प्लासी की लड़ाई से शुरू करते हैं, वहां से आपको पूरा कुछ समझ में आएगा। प्लासी की लड़ाई से शुरू करते हैं। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई हुई आपकी 1957 में। क्या हुई? प्लासी की लड़ाई। ठीक है, पूरी टाइमलाइन बनाऊंगा, देखते चलिएगा। प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ? जब बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज की फौज थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, है ना। पूरी लड़ाई में मैंने आपको पहले भी समझाई है, बाद में भी समझा दूंगा, अभी मैं पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये समझिएगा। तो जो सिराजुद्दौला हैं इनकी, और सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के जो गवर्नर थे वो, बंगाल के जो नवाब थे वो, और जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, उसकी जो सेना थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इसमें कौन जीता? इसमें जीते जो अंग्रेज की सेना थी। अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और जो सिराजुद्दौला था ये हार गए। जब सिराजुद्दौला हार गए तो सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया और इनकी जगह पे बंगाल का गवर्नर किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया गया। किसको बना दिया? मीर कासिम को। ठीक है, सिराजुद्दौला हार गए और मीर कासिम को जो है गवर्नर बना दिया। पहली लड़ाई जो प्लासी की लड़ाई कब हुई?
1957 में हुई। और इसमें किस चीज के बीच में हुई? जो बंगाल के गवर्नर थे, कौन थे? प्लासी जो जगह है बंगाल में, बंगाल में इसीलिए लड़ाई हुई थी बंगाल के गवर्नर और जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यूनिट थी उसके बीच में। ठीक है, वहां पे फोर्ट विलियम्स करके एक फोर्ट बनाया था इन्होंने, फोर्ट मतलब महल बनाया था, और उसके चारों तरफ बंदूकें टांगनी थी ऊपर छत पे। तो इसी वजह से लड़ाई हुई थी कि सिराजुद्दौला कह रहे थे तुम ऐसे बंदूक कैसे टांग सकते हो अपने राजा से बिना पूछे, क्योंकि नवाब, राजा मतलब वही नवाब, नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। तो उनसे बिना पूछे एक तो फोर्ट भी बना लिया, फिर उसके ऊपर तुमने बंदूक भी लटका दी। तो इसी वजह से जो है इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई थी। तो किसके बीच में हुई? बंगाल के जो नवाब थे, कौन थे? बंगाल के नवाब कौन थे आपके? सिराजुद्दौला। और दूसरा कौन थे? अंग्रेज की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच में लड़ाई हुई, जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव की जो अंग्रेज की सेना थी जीत गई, सिराजुद्दौला हार गए, इनको मार दिया गया। और फिर नया बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? मीर कासिम को। नया बंगाल का नवाब बनाया गया मीर कासिम को। ठीक है, फिर मीर कासिम को जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि वो फिर अंग्रेजों के नीचे आ गए, जो भी काम होगा अंग्रेजों का वही करेंगे, मतलब अंग्रेजों के नीचे आ गए, वो अब अंग्रेजों से कुछ बोल नहीं सकते, वो राजा नहीं है, राजा के बस नाम के राजा है, बाकी काम अंग्रेज करेंगे सारा कुछ जो भी होगा। ठीक है, किसको बनाया गया? मीर कासिम को। तो ये तो आपकी होगी लड़ाई, प्लासी का युद्ध जो हुआ, तो इसमें सिराजुद्दौला हार गए, है ना। और जो भी बंगाल था वो बंगाल किसके पास चला गया? नवाब भले ही बंगाल के मीर कासिम है, लेकिन बंगाल चला किसके पास गया? अंग्रेजों के हाथ में चला गया सारा कुछ बंगाल। फिर उसके बाद हुई बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई हुई, फिर बक्सर कहां पे जगह है? बक्सर आप सबने सुना होगा, बक्सर जगह पर कहां पे है? बक्सर है आपकी बिहार में जगह, बक्सर है आपकी बिहार में जगह। बक्सर की लड़ाई कहां हुई? बक्सर की लड़ाई, सॉरी बक्सर की लड़ाई बक्सर में हुई। बक्सर कहां है? बिहार में। कब हुई? आपकी हुई 19 नहीं 17 से हो गए, 19 लिख दिया, 1757 होगा। ठीक है, और यहाँ होगा बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। देखिए तो कुछ साल के अंतराल में हो गई, 10 साल से पहले पहले हो गई लड़ाई भी बक्सर वाली। तो जब यहाँ पे सिराजुद्दौला तो मर गए, यहाँ के बंगाल के नए गवर्नर कौन बने? मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम जो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर थे वो अंग्रेज से बहुत ज्यादा परेशान हुए। पहले तो बन गए नवाब, लेकिन अंग्रेज अपनी चलाते तो उनकी कुछ चल नहीं रही थी, उससे परेशान थे। तो जो यहाँ के वो थे मीर कासिम, जो मीर कासिम थे, इन्होंने एक तो आपके अवध के जो वो थे, अवध के जो उस टाइम पे नवाब थे, अवध के नवाब कौन थे उस टाइम पे? सुजाउद्दौला। सराजुद्दौला यहाँ मर गए, सराजुद्दौला नहीं सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन थे? सुजाउद्दौला जो थे वो अवध के वो थे नवाब, कौन थे? सुजाउद्दौला। ऐसी सुजा, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिराज जो थे सिराजुद्दौला, ये जो है यहाँ पे मर गए, कट लगा दिया मैंने इसका मतलब मर गए यहाँ पे। ठीक है, नए वो कौन बने आपके? नए जो आपके नवाब बने मीर कासिम। मीर कासिम किससे मिले? मीर कासिम मिले आपके सुजाउद्दौला से। ठीक है, सुजाउद्दौला से मिले। जो सुजाउद्दौला कौन थे? सुजाउद्दौला जो थे अवध के आपके अवध के आपके नवाब थे। ठीक है, सुजाउद्दौला से मिले जो अवध के आपके नवाब थे। और दूसरे किससे मिले? दूसरे मिले आपके एक मिनट का, दूसरे आपसे मिले, एक तो सुजाउद्दौला से मिले। सुजाउद्दौला कौन थे? आपके अवध के जो महाराज थे उनसे मिले। और दूसरे मिले जो मुगल साम्राज्य था पूरा, उसके जो टाइम पे नवाब थे, उसके जो टाइम पे महाराज थे, उस टाइम पे उसके महाराज कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये कौन कौन हो गए आपके? मीर कासिम। मीर कासिम कौन है? जो बंगाल के उस टाइम पे वो गवर्नर, वो नवाब। फिर दूसरे कौन है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन है? अवध के जो महाराजा, अवध के जो नवाब है। फिर जो इस टाइम पे मुगल साम्राज्य है पूरा, उसके जो राजा है, उसके जो महाराजा कौन है? आपके शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों एक साथ मिले और इन्होंने एक साथ मिलकर सोचा कि जब हम सारे एक साथ मिलकर हमला करेंगे, हम सबकी जो फौज है एक साथ मिलकर हमला करेगी आपका अंग्रेजों पे, तो अंग्रेजों को हरा देंगे। जो बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है वो वापस आ जाएगा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये तीनों मिलकर हार गए, ये तीनों मिलकर हार गए। और यहाँ पे अंग्रेज भी, यहाँ पे जो है आपके ब्रिटिश जो थे, बी फॉर ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, तो अंग्रेज जो थे वो जीत गए। और हार कौन गए? हार ये तीनों गए। अब बंगाल तो पहले हाथ में नहीं था, जो बचा कुछा था वो भी चला गया, थोड़ा बहुत राज उस पर चल रहा था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पहले फिर भी एक राजा बिठा रखा था, भले ही नाम का था मीर कासिम, लेकिन बिठा रखा था, खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है उससे। फिर सुजाउद्दौला, अवध भी खत्म हो गया, अवध भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। फिर जो पूरा मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य तो बहुत सारे इलाके में फैला हुआ था, बहुत बड़े इलाके में था। मुगल साम्राज्य का राजा हारा है, मुगल साम्राज्य की फौज हारी है, पूरा मुगल साम्राज्य खत्म, बस नाम का मुगल साम्राज्य रह गया छोटे से एरिया में, बहुत छोटे से एरिया में, यही यूपी के आसपास, दिल्ली के आसपास छोटे से एरिया में रह गया क्या? मुगल साम्राज्य। उसके बाद भी इसके राजा बनते रहे, अंग्रेजों ने जो है पूरी तरह मुगल साम्राज्य खत्म नहीं किया, इनके राजा आते रहे उसके बाद भी।
कब तक आते रहे, जब तक 1857 का युद्ध हुआ था, जब तक आते रहे थे। 1857 के युद्ध की भी जिक्र करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी तो हम यहीं पढ़े हैं, 1764 पे पढ़े हम, तो 1764 पे पढ़े हैं। तो ये जब जो है ये सब खत्म हो गया, इन सबका खत्म हो गया किस्सा। उसके बाद जब ये जो अंग्रेज जीत गए और इनके हाथ में पूरा मुगल साम्राज्य आ गया, बंगाल इनके हाथ में आ गया, अवध इनके हाथ में आ गया, तो आधे से ज्यादा भारत जो है इनके हाथ में आ गया, ठीक है। अब आधे से ज्यादा भारत आ गया तो पैसा भी हो गया इनके पास, समझ गए आप। तो जब ये सब इनके हाथ में आ गया तो इन्होंने एक पोस्ट बनाई, क्या नाम था उसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, कब बने थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है आपके पहले थे आपके वेरिंग हेस्टिंग। कौन? वेरिंग हेस्टिंग, मैं लिख देता हूं WH। कौन? वेरिंग हेस्टिंग। ये कौन थे? ये आपके पहले गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वेरिंग हेस्टिंग। ये कब बने आपके वेरिंग हेस्टिंग? 1772 में, 1772 से और 1785 तक। ये आपके हो गए पहले बंगाल के गवर्नर, पहले पोस्ट बनी बंगाल के गवर्नर, और पहले गवर्नर कौन? वेरिंग हेस्टिंग। और आखिरी बंगाल के गवर्नर कौन? आखिरी बंगाल के गवर्नर थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए लॉर्ड तो अपने नाम के आगे ऐसे लगा रहे हैं, इसलिए यही भगवान है। चलिए लॉर्ड हेस्टिंग हो गए, ठीक है। तो लॉर्ड, देखिए अभी आगे जितने भी नाम आएंगे सबने अपने आगे लॉर्ड लॉर्ड लगा रखा होगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग आ गए, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे आखिरी बंगाल के वो थे, जो आखिरी बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। ये कब तक रहे? ये आपके रहे 1728 तक, 1828 तक, 1828 तक रहे ये। कौन? ये जो आपके हेस्टिंग है। फिर इसके बाद जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, उसकी पोस्ट को हटा के उसकी जगह क्या लाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल। पहले खाली बंगाल की बात हो रही थी, फिर भारत का लाया गया। जब भारत का गवर्नर जनरल आया, गवर्नर जनरल ऑफ भारत कब आया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब आया? 1828 में आया, ठीक है। 1828 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे पहले। कौन? विलियम बेंटिक, है ना। और लास्ट कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट में कौन थे? एंड कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का? लास्ट कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का लास्ट था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का लास्ट था लॉर्ड कैनिंग, जो कब से कब तक रहे थे? जो 1858 तक रहे थे, 1858 तक। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ? इससे पहले 1858 से पहले कौन सा युद्ध हुआ? 1857। हमारे देश की पहला जो क्रांति हुआ था, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए जो पहला युद्ध हुआ था, वो 1857 में हुआ था। जब ये युद्ध हुआ, इसके बाद अंग्रेजों को लगा अब जो है भारत के लोग हैं हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो अब हम जो है हमको कुछ करना होगा, है ना। ये सारी खबर जो भारत का विद्रोह है, ये जो इंग्लैंड है वहां पर पहुंची, तो वहां की जो महारानी थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अपनी ये जो आर्मी थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वापस बुला लिया। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, अभी अंग्रेज पूरे थोड़ी हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आएंगे अंग्रेज कब? 1857 में, उसके युद्ध के बाद 1858 में अंग्रेज जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको वापस बुला लिया, और जो महारानी था उसका राज शुरू हो गया। जो महारानी थी उसका राज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब रानी जो होती है मुकुट पहनती है, तो जो मुकुट है उसका जो रूल शुरू होगा, उसका जो राज्य शुरू होगा, ठीक है, उसको क्राउन रूल बोलते हैं। तो 1858 से क्राउन रूल शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसको क्या बना दिया गया? उसको बना दिया गया वॉइस रॉय। क्या बना दिया? वॉइस रॉय, ठीक है। पहले वॉइस रॉय कौन बने? आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले वॉइस रॉय जो है, दोनों कौन थे? लॉर्ड कर्निंग। दोनों कौन थे? लॉर्ड कर्निंग। ये बने, ठीक है। कब बने? 1858 में बने, क्योंकि 1858 में ये लॉर्ड कर्निंग ने बंगाल की जो वो थी वो हटा दी, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, बंगाल ने इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो वाली चीज हट गई, वो वाली पोस्ट हट गई। अब उसकी जगह कौन सी पोस्ट आ गई? वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय पहले कौन बने आपके? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी वॉइस रॉय कौन बने? ये वॉइस रॉय की जो अवधि थी ना, अवधि है, जो पोस्ट थी, जो पद्धति थी वॉइस रॉय की, ये जब तक हमको आजादी मिली जब तक चली थी। तो आखिरी हमारे वॉइस रॉय कौन थे? इंडिया के आखिरी वॉइस रॉय थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे आखिरी हमारे इंडिया के आपके कौन? वॉइस रॉय। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है कब तक रहे? 1948 तक। 1948 तक कौन रहे थे? लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब इन्होंने 47 से शुरू किया था, 1947 से 48 तक। मेरा कहने का मतलब ये आखिरी थे, 1 साल के लिए रहे थे, जब तक जो आखिरी जो भी अंग्रेज हमारे यहाँ पे किसी पोस्ट पे रहे थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो ऊंची पोस्ट पर रहे थे। और इन्हीं के बाद इन्होंने अपनी जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद राजगोपालाचार्य जो है इनको गवर्नर जनरल बनाया गया।
समझ गए आप? तो पूरा लिंक आप समझ गए होगे। यहां से मैंने आपको प्लासी से बताया, फिर आपको प्लासी का युद्ध बताया, फिर आपको बक्सर बताया, उसके बाद बक्सर के बाद गवर्नर जनरल बताए मैंने बंगाल के, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताए, फिर वॉइसरॉय बता दिया। ठीक है, 1857 का युद्ध, फिर वॉइसरॉय बता दिया, और उसके बाद वॉइसरॉय के बाद राजगोपालाचार्य जी बने गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आशा है मेरे को आपको सारा समझ में आया होगा। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को और क्या हुआ? पहला क्या हुआ, हम जो है लोकतांत्रिक देश है ये हमने घोषित किया और हमारा संविधान लागू हुआ। दूसरा, जो हमारे उस टाइम के गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचार्य जी, इन्होंने इस्तीफा दिया और हमारे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, कौन बने? ये राजेंद्र प्रसाद जी। फिर उसके बाद और क्या हुआ? और हुआ 1850 में उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। तो जो आपके जो सारनाथ जगह है ना, वहां पे अशोक के द्वारा बनाया हुआ एक स्तंभ है। स्तंभ मतलब खंबा होता है, इसकी इंग्लिश में बोले तो पिलर, और हिंदी में बोले तो स्तंभ या फिर खंबा। तो अशोक के द्वारा बनवाए हुए खंबा था सारनाथ में। सारनाथ एक जगह है आपके उत्तर प्रदेश में। तो वो जो खंबा था ना, उसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी। मूर्ति कैसी थी? जो चारों दिशाओं में शेर बने हुए थे उसमें। ठीक है, ऐसे शेर था, इसके अपोजिट ऐसे था, और ऐसे था, और इसके अपोजिट ऐसे था। ऐसे चारों दिशाओं में शेर बने हुए थे, है ना। वो जो था उसको हमने लिया और उसको हमने अपना अशोक चक्र बना दिया। अशोक चक्र वाला आता है ना, जिसको नेशनल एम्बलम बोलते हैं, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक। नेशनल एम्बलम मतलब राष्ट्रीय प्रतीक। तो वो किस लिए यूज होता है? वो हमारी चिन्ह है हमारा, एक तरह से जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति हैं, उनका चिन्ह भी वही है। जो वो स्टैंप लगाते हैं तो उसको उस पे वही बना हुआ होता है। जैसे वो वाली स्टैंप कहीं पे लग गई जहां पे अशोक चक्र बन रहा होगा, तो क्या होगा? अशोक चक्र जहां पे बन रहा होगा वो वाली स्टैंप कहीं पे लग गई, अशोक चक्र की स्टैंप कहीं पे लग गई, इसका मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है चीज, इन्होंने इसको परमिशन दी है। ठीक है, और आपको अशोक चक्र का और कहां पे देखने को मिलता है? वो अशोक चक्र का चक्र है ना, जो चक्र है अशोक चक्र का, जो पूरा घटना चक्र है। आपने अपने देश का झंडा देखा होगा, ऐसे करके हमारे देश का झंडा बनता है ना, ऐसे ऐसे करके झंडा बनता है हमारे देश का। तो यहाँ बीच में नहीं बनता, ये जो बीच में चक्र बनता है, ये जो बीच में चक्र बनता है, ये वाला चक्र जो बनता है, ये भी अशोक चक्र का चक्र है। समझ गया आप? और वो जो है वो पूरा मॉडल है, जो पूरा शेरों वाला मॉडल था, वो उठाया था किसके लिए? जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है उसके लिए। और जो चक्र है खाली वो उठाया था हमारे देश के, हमारे जो नेशनल झंडा है, हमारा जो तिरंगा है उसके लिए, अपने तिरंगे के लिए उठाया था वो। ठीक है, जो ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक था। और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ये कैसा था, इसमें क्या क्या था। देखिए, एक चीज मैंने आपको क्या बताई, इसलिए जो है चार ऐसे करके मुंह बने हुए थे, ऐसे करके चार मुंह बने हुए थे, मतलब शेर थे, चारों दिशाओं में मुंह करके शेर था। ठीक है, पहली चीज ये आपको पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ डिटेल में। ये ऊपर मैंने आपको बताया नॉर्मल तरीके से, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। राष्ट्रीय प्रतीक क्यों बताऊंगा? क्योंकि अभी ये न्यूज में था कुछ दिन पहले, ये मतलब इसका मतलब करंट अफेयर में आ गया है, तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये न्यूज में क्यों था पहले मैं ये बता देता हूँ। अभी जो हमारे देश की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है ना, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, जो आपका सेंट्रल विस्टा नाम से पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली में ही। तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है अभी कुछ दिन पहले, 2022 में के सितंबर महीने में, शायद 2022 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री ने वहां के एक इलाके की, जो आपकी पार्लियामेंट पूरा बनना है, संसद की बिल्डिंग बन रही है, वहां के एक इलाके का उद्घाटन किया। ठीक है, उसका इनॉग्रेशन किया। तो वहां पे क्या बना हुआ था? वहां पे बहुत बड़ा अशोक चक्र हमारा पूरा बना हुआ था, जो हमारे एम्बलम है ना, जो ये हमारा चिन्ह पूरा बना हुआ था बहुत बड़ा। तो उसमें क्या था? उसमें शेर जो बने हुए थे ना, जो नॉर्मल है हमारा, उसमें शेर आराम से बैठे हुए हैं ऐसे, और उसके फोटो हैं चारों दिशाओं में देखते हुए। जो वहां पे बनाया ना, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बना जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो ऐसे मुंह खोल के थे, मुंह फाड़ के, जैसे गुस्से में होता है शेर तो घुंघारता है ना, वो बहुत ऐसे घुंघार को करता है, मुंह फाड़ता है ऐसे पूरा, तो ऐसे थे वो। जो अपोजिशन है और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे उसमें कि जो हमारे जो हमारे शेर हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो हमारी शांति को दिखाते हैं। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे शेर बनवा दिए, तो ये दिखा रहे हैं भारत एक शांत देश नहीं है, है ना। और प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना था, मतलब बीजेपी का क्या कहना था कि देखिए जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक थे वो ये बताता था, जो राष्ट्रीय प्रतीक है कि हम जो है शांत रहते हैं, लेकिन जो ये मैंने बनवाए ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं हम शांत तो रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम खूंखार भी बन सकते हैं, उन्होंने ये कहा था। तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बहस चली थी, तो ये न्यूज में आया था। ये क्या आया था? जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र वाला, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया कहां से लिया गया था। ये कहां से लिया गया था? सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है वहां से लिया गया था। इस पे चार शेर हैं, चार शेर के साथ साथ जैसे चार शेर हो गए, यहाँ पे एक शेर इधर मुंह कर रहा है, एक शेर पीछे कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, तो ये पूरा बन गया। नीचे यहाँ पे नीचे ना, यहाँ पे अशोक चक्र बना हुआ है इसमें। ठीक है, जो नीचे जगह है यहाँ पे अशोक चक्र,
देखिए ये तो 4 शेर हो गए, चारों दिशाओं में शेर करते हुए, ये हो गया ऊपर का हिस्सा। ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ बन रहा हुआ है अशोक चक्र, ठीक है, ये अशोक चक्र हो गया आपका। ये जो यहाँ पे ये जो आपके झंडे में ये वाला चक्र हो गया। अब यहाँ पे 2 जानवर इसमें अलग इधर बने हुए हैं, 2 जानवर अलग इधर बने हुए हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से जानवर बने हुए हैं? वो बने हुए हैं आपका हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। कौन कौन से 4 हैं? हाथी, हाथी मतलब एलिफेंट, घोड़ा मतलब हॉर्स, फिर आपका बुल, बुल मतलब जो आपका बैल होता है, बुल मतलब बैल, और एल मतलब लॉयन, मतलब एल किसके लिए लिख रहा हूं मैं? लॉयन, लॉयन मतलब ये शेर होता है आपका। तो ये 4 जानवर इसमें नीचे बने हुए हैं। अब ये 4 जानवर क्यों बने हैं? ये 4 जानवर किसी चीज को दिखाते हैं। किस चीज को दिखाते हैं मैं बताता हूं आपको। ये जो आपके थे ना अशोक में, इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया हुआ था? इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया हुआ था, जो बुद्ध धर्म है वो अपनाया हुआ था। तो ये बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये जो चारों जानवर है ना, ये यही दिखाते हैं, बुद्ध के बारे में बताते हैं। चारों जानवर बुद्ध के जिंदगी का एक एक फेज जो है उसको बताते हैं। और ये जो ऊपर 4 शेर हैं जो अलग अलग दिशाओं में वो मुंह करके बैठे हैं, वो क्या बताते हैं कि बुद्ध बैठे हुए हैं। ये जो शेर हैं बुद्ध हैं, और ये अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, सारी दिशाओं को देख रहे हैं, ठीक है, शांति से सारी दिशाओं को देख रहे हैं, इसलिए वो थोड़े शांत शेर हैं इसलिए, ठीक है। तो ये 4 जानवर मैंने आपको बताया, एलिफेंट मतलब हाथी, हॉर्स मतलब घोड़ा, बुल मतलब जो आपका बैल होता है, और एल मतलब लॉयन मतलब शेर। तो हाथी क्या चीज बताता है? हाथी क्या चीज बताता है कि जो बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था ना, तो उनकी माँ जो है, जब वो पेट में थे, उनकी अपनी माँ के पेट में थे, तो माँ उनकी सपना देखा करती थी, किसका? एक सफेद हाथी का सपना, कि वो सफेद हाथी मेरे पेट के अंदर है। फिर उसके बारे में ऐसे ऐसे सपना देखती थी वो। तो उस चीज से रिलेट करता है, क्या रिलेट करता है? जो आपका हाथी है उस चीज से रिलेट करता है, जो उनकी माँ सपना देखा करती थी, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका क्या है? फिर आपका है ये घोड़ा। घोड़ा क्या प्रतीक करता है? घोड़ा प्रतीक करता है कि जब ये सन्यासी बनने के लिए निकल रहे थे अपने घर से, बुद्ध जो है जब निकल रहे थे वहां से अपने घर से सन्यासी बनने के लिए, तो जिस घोड़े पे निकले थे, ये उनका घोड़ा है, ये उनका घोड़ा है जिस घोड़े पे निकले थे वो, ठीक है। फिर किसकी बात करते हैं आपकी? फिर हम बात करेंगे ये जो ये है क्या है? बैल जो है, बुल जो है, ये क्या करता है? ये भी इनका एक साइन होता है। इनका जो जीवन है इनको अलग अलग साइन से डिनोट करते हैं, तो ये भी इनका एक साइन होता है। बुल जो है, ये इनके जो इनके हेल्थ होती है, जो मतलब बहुत अच्छी हेल्थ थी, बहुत अच्छे आराम से रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी, पूरी हेल्थ की, है ना, जो भी इनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, पूरा शरीर बहुत सही था, उसको बताता है ये क्या? बुल, जो आपका वो होता है, बैल जो होता है। और जो लॉयन है, लॉयन मतलब जो आपका शेर है, वो क्या बताता है? वो आपका बताता है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, बोध पेड़ के नीचे हुई थी ना ज्ञान की प्राप्ति, जो आपका आपका वहां पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है बोध पेड़ है वहां पे, तो वहां पर हुई थी इनको, तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वाले फेस को कौन दिखाता है? उस वाले फेस को लॉयन दिखाता है। तो इसका मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसके बाद शेर बन गए थे, इसीलिए बैठे हुए चारों दिशा में देख रहे हैं। तो ये जो पूरा है ये दिखाता है अशोक चक्र। तो आपको ये सब पता होना चाहिए इसमें, अशोक चक्र के बारे में, इन 4 जानवरों के बारे में पता होना चाहिए, और अशोक चक्र के बारे में पता होना चाहिए कि ऊपर ये 4 हाथी जो है, ये हाथी नहीं, सॉरी, जो 4 आपके शेर है ये बैठे हुए हैं। अशोक चक्र जो है कहाँ पे? ये 4 जानवर इनके नीचे हैं। अशोक चक्र जो है हमारे भारत के झंडे में इस्तेमाल हुआ है, और ये जो है आपका ऊपर के जो 4 शेर है यहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? ये हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और ये न्यूज में क्या क्यों था, इसलिए मैंने बता दिया, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि न्यूज में था, ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स में था आपके में। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 1950। 1950 को क्या क्या हो गया? पहला क्या हुआ? हमने अपने देश को लोकतांत्रिक घोषित कर दिया और संविधान लागू हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनको चुन लिए, वो बन गए हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद जी। तीसरा क्या हुआ? जो सारनाथ में जो स्थित अशोक स्तंभ है, वहां से हमने जो शेर जो है उनको अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या आ गया? और इसमें क्या हुआ? वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो 1937 में ये जो आपकी कोर्ट बनी थी, ये जो कोर्ट बनाई गई थी 1937 का मतलब अंग्रेजों ने बनाई होगी, क्योंकि हम तो थे नहीं, मतलब हम तो थे, तो हम लोग मतलब इंडियन तो थे, लेकिन जो राज किसका था? अंग्रेजों का। तो उस टाइम इनके गुलाम थे। तो ये कोर्ट जो है अंग्रेजों ने बनाई होगी। क्या कोर्ट बनाई थी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इस नाम जो कोर्ट थी उसका नाम बदल के आज के दिन कब नाम बदला गया? 26 जनवरी 1950 को उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम रख दिया गया था, ठीक है। इसका नाम बदला गया था आज के दिन। कौन सी कोर्ट का नाम बदला गया था? जो फेडरल कोर्ट है आपकी जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी 1937 में, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को,
ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो न्यूज में रहती है, कोई ना कोई फैसला आता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का पता ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो ये 2-3 चीज पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पे। दूसरी चीज, कितने जो वकील हैं चीफ उसमें आपके इसमें सुप्रीम कोर्ट में कितने वकील रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने वकील को दे रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, जो सबसे क्वालिफाइड सबसे बढ़िया वकील है ना हमारे यहाँ के, वो रहने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। वो सबसे बड़ी कोर्ट है हमारे यहाँ की, तो इसलिए बहुत कम रहते हैं यहाँ पे जो वकील रहते हैं, ठीक है। मतलब वकील नहीं जो जज होते हैं, वकील नहीं जो जज होते हैं, जो फैसला देंगे। और तीसरा क्या चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है, ये 3 चीज। तो अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके चीफ जस्टिस कौन है इस टाइम पे, इसके चीफ जस्टिस है इस टाइम पे डीवाई चंद्रचूड़। कौन? डीवाई चंद्रचूड़। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। याद रखिएगा क्या नाम है इनका, डीवाई चंद्रचूड़, लिख लीजिएगा कहीं पे। फिर उसके बाद क्या मैंने बताया कि कितने वकील रहते हैं, वो वकील नहीं सॉरी कितने जज यहाँ पे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस टाइम टोटल 34 वकील वो रह सकते हैं, यहाँ पे 34 जज रह सकते हैं। इनको मिला के जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब डीवाई चंद्रचूड़ को मिला के टोटल कितने रह सकते हैं? 34 मतलब 34 रह सकते हैं टोटल, ठीक है ना। 34 हो गए वकील, उसमें से एक हम डीवाई चंद्रचूड़ को भी कह देंगे। डीवाई चंद्रचूड़ जो है एक वो भी होते हैं, समझ गया। तो 34 हो गए पूरे जज, जो आपके जज नहीं, हाँ जज, जो जज होते हैं वो 34 हो गए। और डीवाई चंद्रचूड़ जो है हमारे कौन हो गए? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये न्यूज समझ गए आप? क्या फेडरल कोर्ट ऑफ जो इंडिया था, ये जो अंग्रेजों ने 1937 में बनाया था, ये जो 1937 में अंग्रेजों ने बनाया था, ये 1937 में बनाया किससे था? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1935 की जो एड आई थी ना, वो आई थी, एड कह रहा हूँ, जो लॉ लाए थे 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो लॉ लाए थे, उसके अंतर्गत 1937 में ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना की गई थी। और इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदल के 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके वो कौन है आपके चीफ जस्टिस? मैंने क्या बताया, डीवाई चंद्रचूड़। इसमें टोटल कितने वकील हैं? इसमें टोटल वकील हैं आपके 34। कितने वकील है इसमें? 34 इसमें वकील है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से अधिक्षेत्र में आता है? ये रह गया एक चीज, 124 आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 124 में आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के। हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट, एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो देश के बड़े से बड़े फैसलों पर हमारा जो क्लियरिटी है, हमारा जो काम है वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम ये थोड़ी है कि जगह जगह के फैसले आए उनका फैसला करे, केस आए इसके पास, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो उसमें आर्टिकल, जो उसमें अनुच्छेद लिखे हुए हैं, उनको समझाना, उनको समझाता है। जो भी उसके पास केस आया होता है, तो जिस केस के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत वो केस आया होता है, फिर वो देखता है कि क्या जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से केस है। अगर उसके हिसाब से नहीं है तो केस जो है हार जाए, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, मतलब वो हार जाएगा जो भी इस केस को कर रहा होगा। और अगर उसी के अकॉर्डिंग है और वो सच्ची बात है तो उसको जिता दिया जाएगा, ऐसे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटरप्रिटेशन मतलब समझाना, पूरे एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझाना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं, अगर आपसे कल को कोई पूछ ले, आपके पास जो है क्वेश्चन आ जाए, आपके पास क्वेश्चन आ जाए आपके पास किसी पेपर में, तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? तो अगर इंग्लिश में है तो उसमें क्या लिखा होगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लिखा होगा। या फिर क्या लिखा होगा अगर हिंदी में है तो हमारा जो संविधान है उसके जो अनुच्छेद है उनको समझाना, उनको बताना क्या क्या है उनको। ये किसका काम है? आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये काम है। मैंने आपको क्या बता दिया, वकील कौन है जिस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। टोटल वकील कितने? 34। और जो आर्टिकल में कौन से में आता है? अनुच्छेद में 124 में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया 1950 का। तो 1950 में 4 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। क्या क्या? पहला, हमारे देश को हमने लोकतंत्र घोषित किया, संविधान लागू किया। दूसरा कि हमारे देश के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचार्य जी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन बन गए? राष्ट्रपति कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद जी। फिर तीसरा कि उत्तर प्रदेश का जो सारनाथ है, वहां से जो अशोक स्तंभ है, वहां के जो शेर है 4, जो शेर है वहां पे लिखा है ना, शेरों को राष्ट्र प्रतीक की मान्यता मिली। तो उसके शेर है 4, उनको राष्ट्र प्रतीक की मान्यता मिली। जो नीचे अशोक का चक्र है, जो पूरा अशोक का वो बना हुआ है, पूरा वो स्तंभ बना हुआ है, उसमें जो चक्र बना हुआ है उसको हम डाला गया, हमारे झंडे पे डाला गया, ठीक है। फिर मैंने आपको अशोक चक्र पूरा समझा दिया। क्यों समझाया मैंने आपको अशोक चक्र? क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या बताया मैंने? नेक्स्ट आपको बताई कि जो अब ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी, जो अंग्रेजों के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लाई गई थी, और बनाई कब गई थी? 1937 में बनाई गई थी, की स्थापना हुई थी। उसका नाम बदल के 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रख दिया गया। आपकी
जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रख दिया गया इसका नाम, ठीक है। और इसके मैंने फिर आपको इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर, 124, और इसमें टोटल 34 जज है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया 34 जज है, ये सुप्रीम, ये जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको मिला के, डीवाई चंद्रचूड़ को इसमें मिला के 34, इनको हटा दोगे तो 33, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972 को क्या हुआ, युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई। देखिए इसको भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये भी न्यूज में था। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे न्यूज में था, मतलब करंट अफेयर में ये भी था, अभी थोड़े दिन पहले, पिछले लास्ट ईयर ये भी न्यूज में था। तो इसमें क्या है कि ये मतलब ये बनाएगी क्या है, न्यूज क्या कह रही है, ये कह रही है 26 जनवरी 1972 को क्या हुआ था, जो 1972 की जो हमारा रिपब्लिक डे था, जो हमारा गणतंत्रता दिवस था, उस टाइम पे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था, आइडिया है आपको? उस टाइम पे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये पूरी जो टाइमलाइन बताता हूँ। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम पे थी इंदिरा गांधी जी। मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बताई है ना, क्या बताइए पूरी टाइमलाइन? 1964 में किसकी मृत्यु हुई? जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई। उसके बाद कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी 1966 में मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन बनी? उसके बाद बनी आपकी इंदिरा गांधी जी, जो कब तक रही? जो अब तक रही 1977 तक रही, 1977 तक रही, ठीक है। कौन रही? इंदिरा गांधी जी। तो 1972 तो 1977 के पहले आ जाता है। तो उस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? उस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी जी। और प्रेसिडेंट कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी जी। प्रेसिडेंट क्या थे? वीवी गिरी। तो इन्होंने क्या किया, जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, जिसमें हमने पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा था उसको अलग करके उसको बांग्लादेश बना दिया था। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो पाकिस्तान वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, मतलब बांग्लादेश को आजाद करवाने वाली लड़ाई ये भी बोलते हैं। हिंदी में बोलो तो इंडिया पाकिस्तान 1971 का युद्ध बोल देते हैं उसको, सीधे सीधे नॉर्मल सा नाम। तो 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत के जो शहीद हुए थे लोग, मतलब जीते तो हम थे लेकिन हमारे बहुत सारे सैनिक भी तो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो वो जो सैनिक थे उनकी याद में जो आपका इंडिया गेट है उसके नीचे एक ज्योति जलाई गई, एक पूरी ज्योत जलाई गई अमर जवान ज्योत के नाम से, जो हमेशा जलती रहेगी। एक इटरनल ज्योत होगी, इटरनल मतलब जो हमेशा चले, इटरनल मतलब अमर, इटरनल का मतलब अमर, समझ गए ना। और अमर क्या चीज होती है? जो हमेशा रहती है। तो एक अमर जवान ज्योति जलाई गई, जवानों के लिए ज्योति जलाई गई, ठीक है। एक अमर ज्योति जलाई गई मतलब जो हमेशा जलेगी, ठीक है। तो कब जलाई गई आपकी? 26 जनवरी, जो आपका 26 जनवरी, जो आपका 1972 का 26 जनवरी था, मतलब 1972 का जो आपका गणतंत्र दिवस था, जो रिपब्लिक डे था। अब ये न्यूज में क्यों इसकी बात कर रही है? ये न्यूज में क्यों है कि अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर सितंबर 2022 में, सितंबर 2022 में क्या हुआ कि नहीं, पहले सितंबर 2022 से पहले एक चीज और बतानी है मुझे। 2019 में यहाँ पे एक चीज और खुली इंडिया गेट के पास, 2019 में एक चीज और खोली गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंडिया गेट के पास। क्या खोला गया? नेशनल वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल क्या होता है? राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल क्या होता है? यहाँ पे जितने भी सैनिक, जितने भी आज तक हमारे सैनिक की मृत्यु हुई है, कोई लड़ाई हुई हो या किसी और चीज में हुई हो, कैसे भी हुई है, उन सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया गेट से थोड़ी सी आगे, मतलब वहीं जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है इंडिया गेट वाला, वहीं पे है आपका ये नेशनल वॉर मेमोरियल। कब बनाया गया? 2019 में बनाया गया, ठीक है। 2019 में ये बनाया गया। इसमें अगर आप जाओगे ना तो छोटी छोटी दीवार बनी हुई है, उनके ऊपर प्लेट्स लगी हुई है जिनमें सब सैनिक के नाम लिखे हुए हैं। और ये दीवार जो बनी हुई है ये हिसाब से बनी हुई है, जैसे हमारा जो 1947 का, ये 1947-48 का जो युद्ध था उसकी अलग टेबल बनी हुई है ना, उसकी पूरी अलग दीवार बनी हुई है। उसमें जो आपके जो हमारे सैनिक थे वो शहीद थे उनके नाम लिखा हुआ है। फिर हमारी जो 65 की लड़ाई हुई है उसका, 71 की लड़ाई हुई है उसका, और हमारी और भी बीच में जो लड़ाई हुई है चाइना से 62 की लड़ाई हुई थी उसका, या कोई और छोटी मोटी लड़ाई भी हुई है, जैसे 67 में हुई थी एक छोटी सी लड़ाई चाइना से, जो यहाँ पे हुई थी आपके सिक्किम वाले इलाके में हुई थी, वो उसका, या फिर ये 99 का कारगिल वॉर का, ठीक है, या फिर ये उरी हमला हुआ था उसका, या जो बालाकोट में जो बालाकोट की हमने स्ट्राइक की थी उससे पहले जो आपका वो अटैक हुआ था इंडियन सोल्जर्स पे, 45 सोल्जर्स मर गए थे जो अपने उसमें जा रहे थे बस में, और उसमें एक गाड़ी ने आके वो ब्लास्ट कर दिया था वो वाला ना। जितने भी सैनिक हमारे मरे हैं ना, उन सबका नाम, जितने भी सैनिक मरे नहीं बोलेंगे, शहीद हुए, सॉरी मैंने उनको मरे बोल दिया, मरे नहीं, शहीद हुए, जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन सबको जो है, उन सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, किसमें? नेशनल वॉर मेमोरियल। आपको कभी मौका मिले इंडिया गेट के, मतलब दिल्ली घूमे तो वहां पे जाइएगा इंडिया गेट पे,
इंडिया गेट में आपको मिल जाए, इंडिया गेट पे आप जाओगे तो आपको आप जो है वहां पे जा सकते हो, कहाँ पे, नेशनल वॉर मेमोरियल में आपको सारा दिख जाएगा। कब खोला गया नेशनल वॉर मेमोरियल? 2019 में खोला गया। तो जब 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल खोला गया तो इसकी जो है एक अलग से ज्योति जलाई गई, उसको भी अमर जवान ज्योति बोला जाता था और इसको भी अमर जवान ज्योति बोला जाता था, जो 1972 में जली थी, 1971 के युद्ध के बाद 1972 में जलाई थी इंदिरा गांधी ने आपके इंडिया गेट के नीचे, उस वो भी आपकी अमर जवान ज्योति थी। और ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल में इन्होंने जलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में, ये भी अमर जवान ज्योति है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में क्या किया था कि ये जो आपकी इंडिया गेट वाली अमर जवान ज्योति है ना, इसको यहां से लेके और जो आपकी वॉर मेमोरियल वाली अमर ज्योति है, इन दोनों को मिला दिया था, इन दोनों को एक कर दिया था, समझ गया। इन दोनों को बुझाया नहीं था, ये जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट वाली इसको बुझाया नहीं था, उसको यहां से जला के ले गए थे अमर जवान ज्योति को, ठीक है। और वहां पे जाके जो आपकी नेशनल वॉर मेमोरियल वाली जो ज्योति है इसके साथ मिला दिया था, इन दोनों को एक जगह कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि जितने भी सैनिक वहां पे मरे वहां पे सबका नाम लिखा हुआ है, सब कुछ है वहां पे, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, तो जो सारा कुछ है सैनिकों का एक ही जगह पे आ जाए, क्योंकि वो इंडिया गेट पे अलग अलग रखा हुआ था थोड़ा सा, और वार मेमोरियल पूरा एक जो इन्हीं के लिए मिला, जवानों के लिए बना है, तो वहीं पे उसको ला दिया गया था। तो एक जगह आ गए पूरी, जो ये अमर जवान ज्योति है सारी एक जगह आ गई। तो जब ये हुआ था, अभी साल भर भी नहीं हुआ है इसको, तो साल भर के तो करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये जो है आपके न्यूज में है। दूसरा ये स्तंभ जो मैंने ये बात बताया था, ये राष्ट्रीय प्रतीक वाला, ये भी न्यूज में, ये भी जब हुआ था 2022 में हुआ है, तो इससे पूछा जा सकता है, और ये भी आपका न्यूज में, ये दोनों न्यूज में, तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2001 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया। तो लता मंगेशकर जी का नाम तो आपने सुना होगा, अभी अभी इनकी मृत्यु हो गई थी 2022 में, है ना, 2022 फरवरी महीने में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? फरवरी महीने में 2022 में, फरवरी महीने 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? फरवरी महीने 2022 में लता मंगेशकर की मृत्यु हो गई थी। तो लता मंगेशकर जी कौन है? लता मंगेशकर जी बहुत फेमस गायिका है, आपने सुना होगा इनका नाम, बहुत फेमस गायिका थी। इन्होंने इतने गाने गाए इंडिया में, पता नहीं कितने गाने गाए, कोई अंदाजा भी नहीं है। सबने इनके गाने कोई ना कोई सुने होंगे। इनका एक गाना वो जो, अगर मैं उसकी बात करूं, जो इनका देशभक्ति सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोग, वो वाला गाना है, वो भी इन्होंने गाया, आपने सुना होगा। बहुत इतने गाने इन्होंने गाए ना, आपने कहीं ना कहीं इनका गाना सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा इनको फोटो इनका। तो लता मंगेशकर जी है, इनको 26 जनवरी 2001 को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है ना। बाकी इनके बारे में आपको सबको पता ही है, इनको इतने अवार्ड मिले हुए हैं कि यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट बनाने पड़ जाऊं तो पूरा बोर्ड भी छोटा पड़ जाए। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा अवार्ड होता है भारत का, भारत रत्न, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इनके बारे में आप सब जानते ही होंगे। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में भी गाने गाए, गाने तो जब पता नहीं कितने गाए इन्होंने, मराठी में गाए, बंगाली में गाए, हिंदी में गाए। फिर इंटरनेशनल भाषाओं की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की, तो आपके इंग्लिश में गाए इन्होंने, रशियन भाषा में गाए, इंडोनेशिया की भाषा में इन्होंने गाए गाने, ठीक है, और भी नेपाली भाषा में इन्होंने गाने गाए। तो उन्होंने इतने गाने गाए, इतनी भाषाओं में गाए हैं कि आप गिन नहीं सकते। तो आप फिलहाल ये जान लो कि इनको 26 जनवरी 2001 को क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था, और अब इनकी मृत्यु हो गई थी फरवरी 2022 में, ठीक है। और भारत रत्न से पहले इनको और भी अवार्ड मिले थे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है हमारे यहाँ का, जो किसी सिविलियन को, किसी नागरिक को दिया जाता है, सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके नीचे पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण, उसके नीचे पद्मश्री। तो नीचे से ऊपर गई होंगी तो नीचे के सारे अवार्ड उनको मिले होंगे, और सबसे आखिर में क्या मिला है, भारत रत्न, जिनको 2001 में मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 26 जनवरी 2001 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जब इसी दिन तो 2001 में 26 जनवरी 2001 में ही तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था, और तभी 26 जनवरी 2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनको दिया गया था भारत रत्न। उस्ताद, ये तो मैंने आपको बता दिया, गायिका थी लता मंगेशकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह, ये जो है आपके बिस्मिल्लाह खान कौन थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, ये शहनाई बजाते थे। शहनाई एक उपकरण है, उसकी तरह होता है जैसे आपकी बांसुरी नहीं, बीन उसी तरह होती है, बीन की तरह होती है, ठीक है, ऐसे से होती है, कुछ आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे करके होती है जो, तो शहनाई वो होती है, एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती, मतलब ऐसे उसका डिजाइन होता है, सबने देखी होगी, तो वो शहनाई होती है। तो शहनाई के सबसे बड़े जो बजाने वाले भारत में थे ना, वो कौन थे, यही थे आपके, कौन, बिस्मिल्लाह खान जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, ये सबसे बड़े थे, जो मतलब पूरे भारत में जो सबसे अच्छी शहनाई बजाते थे, जिनका सबसे ज्यादा नाम था, कौन था, बिस्मिल्लाह खान जी थे, बिस्मिल्लाह खान जी थे, ठीक है। तो इनको भारत रत्न मिला था कब, तो 26 जनवरी 2001 को इनको। अगर मैं बताऊं इनको, ये जो है जब भारत का पहला स्वतंत्र दिवस बना था ना, कब बना था भारत का पहला स्वतंत्र दिवस, 15 अगस्त 1947 को,
1947 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे बना था, स्वतंत्र दिवस बना था। तो ये उस टाइम पे भी इतने फेमस थे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना उस टाइम पे कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इनको बुलाया था कि जो पूरा प्रोग्राम हो रहा था वहां पे शहनाई का प्रोग्राम करने के लिए। इतने फेमस है ये। और बताओ इनकी फेमस होने के लिए कि ये जो है अभी जब इनकी सालगिरह आई थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। कब? 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 21 मार्च नहीं 21 अप्रैल 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। 21 अगस्त 2006 में मृत्यु हुई थी, 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ था। तो जब इनकी मृत्यु तो 2006 में हो गई थी, लेकिन अभी इनकी 102वीं सालगिरह आई थी। अभी पिछले लास्ट ईयर 2022 में इनकी वो आई थी, सालगिरह आई थी 102वीं। तो उसमें गूगल ने इनको सम्मान देने के लिए क्या किया था, जो गूगल का हम गूगल की वेबसाइट खोलते हैं तो उसको गूगल लिखा हुआ नहीं आता, तो कई बार क्या होता है कैसे जैसे कोई त्योहार या कुछ है उसके अकॉर्डिंग वो गूगल जो है बदल जाता है। ऐसे इन्होंने गूगल ने वहां पे इनका एक कार्टून वाला फोटो लगाया था, इनका किसका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, बिस्मिल्लाह खान जी का एक फोटो लगाया था। 102वीं जब इनकी सालगिरह थी 2022 में, 21 मार्च 2022 को इनका फोटो लगाया था। वो तो फोटो लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं गूगल डूगल। तो इनका जो है गूगल डूगल लगाया था कब, 21 मार्च 2022 को, जो इनकी 102वीं सालगिरह थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, आगे है आपका 26 जनवरी 2008। आज की लास्ट न्यूज है। आगे क्या है आज की लास्ट न्यूज, 26 जनवरी 2008 को क्या हुआ, हमारा जो 59th जो हमारा गणतंत्र दिवस था, 59th जो हमारा गणतंत्र दिवस था, 59 मतलब 59 होता है ना, तो 59th जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसको देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को परेड ने सलामी दी। तो जब हमारा ये 26 जनवरी होता है, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, मतलब गणतंत्र दिवस होता है, जिसमें पूरी परेड होती है ना, जो राष्ट्र और जो आपका राजपथ है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो राजपथ है, राजपथ कहाँ पे आपका, ये यहाँ पर इंडिया गेट पे जो रोड है पूरी वो राजपथ है, और उसका राजपथ नाम नहीं है, उसका कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया है, ठीक है, कर्तव्य पथ उसका नाम बदल गया। ये भी न्यूज में रहता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी अभी जा रही है, तो ये पूछ सकते हैं कि 26 जनवरी की परेड कौन से पथ पे होती है, कौन से पे होती है, पहले राजपथ पे होती थी, लेकिन अब उसका नाम बदल गया है, कर्तव्य पथ होती है। तो हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दें आपको, राजपथ भी कर्तव्य पथ भी, तो राजपथ ना लगा के आपको कर्तव्य पथ लगानी है, ठीक है, समझ गए। तो जो ये परेड होती है आपकी 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के दिन, तो जो 2008 में क्या था, हमारे देश की कौन थी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी। तो प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की राष्ट्रपति थी, और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारे यहाँ, पहली महिला राष्ट्रपति। इन्होंने इनका जो हमारा 59 मतलब 59वां जो हमारा ये था गणतंत्र दिवस 2008 वाला, 26 जनवरी 2008 को, ये भी हमारे देश की राष्ट्रपति थी। जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं को तो सलामी देती है, जो वो निकलती हुई जाती है, जो पूरी से वो परेड निकलती हुई जाती है, उन्हीं को तो सलामी देती है जो राष्ट्रपति जी होते हैं। तो उनको सलामी दी थी किसको, जो पहले हमारी राष्ट्रपति थी। कौन थी हमारी पहली राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल, यहाँ पे पूरा नाम इनका लिख रहा है प्रतिभा ताई पाटिल। इनका पूरा नाम क्या था, प्रतिभा ताई पाटिल, और प्रतिभा पाटिल भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिभा ताई पाटिल जो है इनको पहली बार सलामी दी गई थी, ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो अगर ये तो महिला राष्ट्रपति हो गई, हमारे देश की पहली नहीं, अभी एक चीज बताता हूँ वो बाद में बताऊंगा, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी। ये भी न्यूज में है, ये न्यूज में क्यों है, प्रतिभा पाटिल जी न्यूज में नहीं है, लेकिन महिला राष्ट्रपति न्यूज में है। क्यों, आपको पता है इस टाइम पे हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है, इस टाइम पे हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति है इस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये भी एक महिला है, समझ गए आप, और ये भी महिला थी एक प्रतिभा पाटिल जी। तो ये तो पहली महिला थी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये तो सीधे क्वेश्चन बन गया कि पहले हमारे देश की, एक तो ये बनेगा राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। पहले राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी थी महिला राष्ट्रपति। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। फिर क्या पूछ सकते हैं आपसे, फिर पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर की ये है आपकी, जो आपकी ये है द्रौपदी मुर्मू जी, कौन से नंबर की हमारी वो है राष्ट्रपति, कौन से नंबर की है, कौन से नंबर की है, 15th नंबर की है, 15th 15वीं हमारे देश की राष्ट्रपति है टोटल में, और महिला दूसरी है, टोटल में 15वीं है। और प्रतिभा पाटिल जी जो है टोटल में 12वीं थी, 12th, और पहली महिला थी, ठीक है।
तो आज के लिए गाइस इतना ही, एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो आशा है आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। मुझे लगता है आपने सारा कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। आज जो हमने पूरा ये लेक्चर रखा है, पूरा जो भी आज के इतिहास रखा है, पूरा हमारे भारत के ऊपर ही रखा है। इसमें विदेश की कोई न्यूज इंक्लूड नहीं करी, और ऐसा नहीं है मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी भी नहीं विदेश की। एक आधी कोई न्यूज थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं, है ना। तो इस वजह से मैंने उसको इंक्लूड किया नहीं है। जो हमारे देश का इतना इंपॉर्टेंट दिन है, इतनी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी हमारे देश में, तो मैंने वो सारी इसलिए इंक्लूड करी है आज, क्योंकि मैं कोई इंपॉर्टेंट घटना ऐसी नहीं छोड़ना चाहता था जो हमारी देश की है। क्योंकि बाहर की तो घटना ऐसा हो सकता है कि पेपर में ना भी आए, लेकिन देश के अंदर की जो घटना वो आपके पेपर में आएंगी, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सारी जो हमारे देश के अंदर की सारी महत्वपूर्ण घटना हुई थी हमारे पेपर के हिसाब से, वो इसमें इंक्लूड करी है, उनको आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको कल जो 27 जनवरी का जो लेक्चर होगा उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा, जो भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। इसलिए जो लेक्चर 27 जनवरी का शुरू करने से पहले मैं आपको जो आपकी परेशानी है उसी को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप जो है पूछिए, बताने का काम मेरा है, मैं बताऊंगा आपको। तो आप पूछिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, उसको हमारी जो वीडियोज है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग हैं उनको पता चले, आपके दोस्त हैं या कोई भी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनको हमारे चैनल के बारे में पता चले, हमारा चैनल भी ग्रो करे और हमारे साथ साथ आप भी ग्रो करें। जब आप ग्रो करेंगे तभी हमारा चैनल ठीक से ग्रो कर पाएगा, और हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें ला पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल आज के इतिहास की 27 जनवरी की वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।